चलिए अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त हम चैप्टर नंबर 4 जो है क्लास फर्स्ट ईयर के CRQs और ERQs डिस्कस कर रहे हैं। देखिए ये किस तरीके से क्वेश्चंस दिए हुए हैं। इसके अंदर चैप्टर नंबर 4 जिसके अंदर कार्बन वर्क पावर एनर्जी भी है और सेंट्रीपिटल और फ्यूगल फोर्सेस के मुतालिक भी इंफॉर्मेशन दी गई है, तो वो इसको हम देख रहे हैं। अब ये कहने हैं स्टार्टिंग फ्रॉम वी ऑर्बिटल, यानी कि Gm/r, ये एक फॉर्मूला है वी ऑर्बिटल का। यानी कि वेलोसिटी, ऑर्बिटल वेलोसिटी जो होती है वो Gm/r के बराबर होती है। तो आपने क्या करना है कि इस फॉर्मूले से स्टार्ट करनी है और प्रूव करना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी असल में, यानी कि यही वी ऑर्बिटल कैन ऑल्सो बी एक्सप्रेस एज Gr, वेयर r इज द रेडियस, जबकि r जो है वो रेडियस ऑफ अर्थ है। तो देखें, इसको इन्होंने एक्सप्रेस करने के लिए अगर हम इसे देखें तो आप जानते हैं कि v जो दिया हुआ है आपके पास, जो पहले वेलोसिटी दी गई है ऑर्बिटल वेलोसिटी, वो √Gm/, कैपिटल R, ये इसके बराबर लिखी गई है यहाँ। अच्छा, यहाँ पे जो मुझे रिप्लेसमेंट करनी है वो किसकी रिप्लेसमेंट करनी है? G की, स्मॉल g। तो आप ये जानते हैं कि वेट जो होता है W, वेट ऑफ द बॉडी, इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला आता है Gm1m2/r²। ये फॉर्मूला होता है किस चीज का? Gm1m2/r²। यानी कि G क्या हो गया? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, m मास ऑफ द अर्थ, स्मॉल m मास ऑफ द बॉडी, ओवर r²। जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है वो यहाँ पे W के बजाय किसके इक्वल होती है? mg के इक्वल होती है। मैं W के बजाय यहाँ पे क्या लिख लूंगा? मास इनटू ग्रेविटी एक्स। यानी कि वेट जो होता है वही वेट होगी जो कि उसकी ग्रेविटेशनल फोर्स हो। तो इसमें देखिए ये वाला m जो होगा वो इस वाले m से कैंसिल हो जाएगा। तो g की वैल्यू अगर आप देखते हैं तो वो बराबर आती है Gm/r²। स्मॉल g जो है वो Gm/r²। अब बताओ, मुझे यही स्मॉल g इस इक्वेशन में बिल्डअप करना। अब बताइए, स्मॉल जी अगर Gm/r² के बराबर है तो यहाँ पे वो टर्म जो कि एडिशनल है, ज्यादा है, वो r² है, जबकि यहाँ पे r² मौजूद नहीं है। तो मैं इसको फर्दर कैलकुलेशन के लिए या प्रोसीड करने के लिए, पहले तो आपको दिया हुआ था Gm/r, या ऑर्बिटल वेलोसिटी, ठीक है। आप क्या करें कि इसके साथ, चूंकि डिनोमिनेटर में आपके पास r² चाहिए, जबकि Gm/r है, डिनोमिनेटर वाला r नहीं है, तो आप क्या करें, इसको r से मल्टीप्लाई डिवाइड करें। जब आप इसे r से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो ऊपर आ जाएगा Gm, नीचे आ जाएगा ओवर r², और मल्टीप्लाई बाय यहाँ पे क्या आ जाएगा? r। और ये पूरे का पूरा किस में चला जाएगा? रूट में चला जाएगा। तो अब ये बताइए कि ये वाली चीज जो है Gm/r, ये Gm/r खुद किसके बराबर है? स्मॉल g के। तो इन प्लेस ऑफ दिस वी कैन राइट स्मॉल g विद r। तो आपके पास जो ऑर्बिटल वेलोसिटी थी जो कि Gm/R आ रही थी, वो ऑर्बिटल वेलोसिटी अब G/r के इक्वल आने लगी। तो यही आपने प्रूफ करना था और इसी का प्रूफ के आपको मार्क्स थे, ठीक है ना भाई। तो अगला देखिए, यानी कि आपको ये चीज पता होनी चाहिए कि G जो है वो बराबर है Gm/r² के। तो Gm तो मौजूद है, r² के लिए आप r से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अच्छा, अगला क्वेश्चन ये देखिए आप। अगले क्वेश्चन में ये कह रहे हैं कि आप डिफाइन करें सेंट्रीपिटल फोर्स को। ये क्वेश्चन था। तो देखिए, सेंट्रीपिटल फोर्स इज एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट विच इज डायरेक्टेड टुवर्ड, सेंट्रीपिटल फोर्स डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द सर्कल होती है, एंड कीप्स द बॉडी मूविंग इन, यानी कि रिस्पांसिबल होती है टू मूव द बॉडी इन अ सर्कुलर ऑर्बिट, ठीक है। एक्सप्रेशन जो होती है एफसी की, वो क्या होती है? mv²/r। और इसकी यूनिट जो होगी, क्योंकि फोर्स है तो यूनिट जो होगी वो इसकी, यूनिट जो होगी वो क्या होगी? इसकी न्यूटन होगी। तो ये चीजें आपको रिक्वायर्ड थी लिखने के लिए, तो वो आप इसको लिख देंगे। क्वेश्चन यहाँ पे मेंशन नहीं है। अगला देखें। अब ये इंपॉर्टेंट चीज है, वर्क एनर्जी या वर्क एनर्जी प्रिंसिपल होता है एक हमारे पास यहाँ पे। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल, वर्क एनर्जी प्रिंसिपल आपको ये कहता है कि एक बॉडी है यहाँ पर, इसकी यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है 0। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल ये कहता है, ये पॉइंट ए है, अगर मैं इस बॉडी को यहां से मूव करा के पॉइंट बी पे ले आऊं, और पॉइंट बी पे इसकी काइनेटिक एनर्जी 0 से बढ़ के कितने जूल्स हो जाए? 10 जूल्स हो जाए काइनेटिक एनर्जी पॉइंट बी पर। तो देखिए, इन दो पॉइंट्स के दरमियान जो काइनेटिक एनर्जी आई है वो किस वजह से आई होगी? यू विल हैव टू अप्लाई सम फोर्स ऑन इट, और इस फोर्स ने इसको क्या कराया होगा? डिस्प्लेस कराया होगा। जब फोर्स और डिस्प्लेस करा रहे हैं तो इसका मतलब क्या है कि यू आर डूइंग सम वर्क ऑन इट।
यू आर डूइंग सम वर्क ऑन इट। एक मिनट रुकिएगा बेटा, एक मिनट, एक। अच्छा बेटा, तो हम जो हैं वो चल रहे थे यहाँ पर। हाँ बेटा, तो अब आप ये देखिए कि फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आया आपके पास। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट आप करेंगे तो काइनेटिक एनर्जी, तो आप ये देखते हैं कि आप फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, इसमें यू आर डूइंग सम वर्क ऑन इट। तो अगर काइनेटिक एनर्जी 0 से 10 के ऊपर जा रही है, यानी कि चेंज इन एनर्जी अगर आप निकालते हैं, तो जो चेंज ऑफ एनर्जी आपके पास अगर 10 जूल्स आ रहा है, तो ये वही 10 जूल्स एनर्जी होगी जितना आपने क्या किया होगा, इसके ऊपर वर्क किया होगा। ये वर्क एनर्जी प्रिंसिपल कहलाता है कि इफ यू आर डूइंग सम वर्क ऑन द बॉडी, तो योर डूइंग वर्क विल बी इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ द एनर्जीज बिटवीन दीज 2 पॉइंट्स। अगर काइनेटिक यहाँ पे 10 पे थी और यहाँ पहुंच के 15 हो गई, तो इसका मतलब क्या है, तुम्हारा डूइंग वर्क जो होगा वो 5 जूल होगा। यानी कि आपका वर्क जो होता है वो काइनेटिक एनर्जी या पोटेंशियल या एनर्जीज की चेंजेस का सबब बनता है। अब इसका मतलब क्या हो गया कि अगर मैं वर्क की बात करूं, तो वर्क अगर किसी ऑब्जेक्ट में नहीं हो रहा तो ऑब्जेक्ट स्टिल रहेगा। तो वर्क क्या क्या काम कर रहा होता है, वर्क ये 3 तरह के काम करता है। वर्क एनर्जी प्रिंसिपल के थ्रू ये जो बात बता रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि ये 3 काम बता रहे हैं आपको कि वर्क कैन बी वेन एवर वी आर डूइंग सम वर्क ऑन द बॉडी, तो वर्क कैन परफॉर्म दीज 3 टाइप्स ऑफ टास्क। मसलन कोई चीज स्टैटिक है, तुमने इसमें वर्क किया तो ऑब्जेक्ट डिस्प्लेस होगा, अपनी जगह छोड़ेगा। अपनी जगह छोड़ने का मतलब क्या है कि अगर कोई स्टैटिक है तो अपने इनर्शिया की वजह से स्टैटिक था। इनर्शिया होने का मतलब क्या है कि वो उसकी इनर्शियल कैपेबिलिटी भी होगी, इसकी सरफेस में फ्रिक्शन भी होगी, जो इस ब्लॉक को आगे बढ़ने से क्या कर रही होगी, रोक रही होगी। तो तुम्हारा वर्क जो होता है वो सबसे पहला काम क्या करता है कि तुम्हारी बॉडी के अंदर जो इनर्शियल कैपेबिलिटी होती है या फ्रिक्शन होती है उसको ओवरकम करता है, उसको उसके अगेंस्ट अप्लाई होता है। और अप्लाई होने के बाद ऑब्जेक्ट को जस्ट किस चीज में लेके आता है, मोशन में लेके आता है। यानी कि किसी बॉडी को इनिशियल रेस्ट से मोशन में लाने के लिए भी वर्क अपना एक्शन अप्लाई करता है। जब ये मोशन से रेस्ट से मोशन में आ जाता है, मोशन में आ जाता है, तो बताइए चूंकि फोर्स लग रही है तो ऑब्जेक्ट क्या होने लगेगा, एक्सेलरेट। तो अब वर्क का दूसरा काम क्या होगा कि इट इज एक्सेलरेटिंग द बॉडी। पहला उसके इनर्शिया के अगेंस्ट गया, दूसरा क्या हुआ, उसने उसको एक्सेलरेट करा। यानी कि पहले इनर्शिया को तोड़ता है, इनर्शियल कैपेबिलिटी को, फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन को एलिमिनेट करता है। आपका क्या, आपका वर्क। दूसरा काम वर्क क्या कर रहा होता है, आपके एक्सेलरेशन बॉडी के अंदर प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो आप जानते हैं कि जब फोर्स लगेगी तो ऑब्जेक्ट एक्सेलरेट होगा, तो वो एक्सेलरेशन भी ग्रेजुअली यहां पे मौजूद होगा। और तीसरा काम जो होता है, ये यहां तक पहुंचने के बाद थर्ड वन ये होता है कि आपके पास वर्क सिर्फ इसी में ही नहीं स्टोर होता, बल्कि इफ यू आर मूविंग अपवर्ड्स, अगर आप कहां जा रहे हैं, अपवर्ड्स की डायरेक्शन में जा रहे हैं, और योर वर्क डन इज अगेंस्ट द फील्ड, किसी फील्ड या किसी फोर्स के अगेंस्ट है, तो जो पोटेंशियल एनर्जी कहलाती है उसकी फॉर्म में भी वर्क डन जो होता है वो बॉडी के अंदर क्या होता है, स्टोर होता है। तो अगर आप ये पढ़ें तीनों पॉइंट्स, तो आपको तीनों पॉइंट्स में नजर आएगा। कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क एनर्जी के कॉन्सेप्ट के रिलेटिवली डिफाइन करें, ओवरकम द रेजिस्टिव फोर्स ऑफ अ बॉडी, यानी कि ये कौन सी इनर्शियल कैपेबिलिटी की बात कर रहा है। तो जाहिर बात है वर्क डन जो होगा वो रेजिस्टिव फोर्स
या स्टेट ऑफ रेस्ट से स्टेट ऑफ मोशन में लाने के लिए जो भी फंक्शन परफॉर्म करता है वो कौन परफॉर्म कर रहा होता है? आपकी वर्क परफॉर्म कर रहा है। दूसरा वर्क काम क्या करता है? बॉडी को एक्सेलरेट कराएगा, उसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा, उसकी स्पीड को इंक्रीज करेगा आपका वर्क। और तीसरा क्या करेगा? काउंटर एक्टिंग कंटिन्यूअस रेजिस्टिव फोर्स लाइक, अगर ग्रेविटेशनल फोर्स नीचे किसी ऑब्जेक्ट को पुल किया जा रहा है, ये ऑब्जेक्ट है, इसके अंदर ग्रेविटेशनल फोर्स वेट इसका नीचे एक्ट कर रहा है, आपका वर्क किसी ग्रेविटेशनल फोर्स या किसी भी एक्टिंग फोर्स के अगेंस्ट में कंटिन्यूअसली अप्लाई होकर ऑब्जेक्ट को क्या कर रहा होता है? ऊपर लेके जा रहा होता है, टू स्टोर इट एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए ये तीनों चीजें करता है आपका वर्क, और ये तीनों का अलग अलग देखिए। डूइंग वर्क ऑन द बॉडी, यानी कि वर्क क्या करता है? जब किसी बॉडी के ऊपर वर्क अप्लाई होता है तो वो किस किस चीज के अगेंस्ट वर्क कर रहा होता है? फ्रिक्शनल फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा, इनर्शिया के अगेंस्ट वर्क कर रहा होगा, ठीक है। स्टार्ट मूविंग का मतलब क्या है कि रेस्ट से मोशन में लेके आ रहा है, ये भी वर्क का काम है। चेंज इन, अब जाहिर बात है कि जब करेगा, जब पहले रेस्ट में था तो काइनेटिक एनर्जी जीरो थी, जैसे ही इससे मूव किया तो काइनेटिक एनर्जी जीरो से क्या हो गई? चेंज आया ना। तो जो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आ रही है वो भी किसके अंदर आ रही है? टू ओवरकम अ रेजिस्टेंस, यानी कि रेस्ट से ये इनर्शिया स्टार्टिंग केस के अंदर। दूसरा केस क्या है कि योर वर्क डन प्रोड्यूसेस एन एक्सेलरेशन। तो देखिए वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी, चेंज इन वेलोसिटी। वेलोसिटी का चेंज का मतलब क्या है? प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन, एक्सेलरेटिंग बॉडी प्रोड्यूसिंग एन एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स। तो ठीक है, ये दूसरा केस हो गया कि जब आपका वर्क होगा वो ऑब्जेक्ट को जस्ट मूव कराएगा, फिर आपका वर्क जो है वो ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा। और थर्ड वन क्या है? चेंजिंग द पोटेंशियल एनर्जी। तीसरी बात किसकी कही जा रही है? पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि पहले पोटेंशियल एनर्जी जीरो थी, यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हुई, तो इसका मतलब क्या है? योर वर्क डन इज स्टोरिंग इन अ बॉडी एज इट्स पोटेंशियल। यानी कि पहला चीज इनर्शिया के लिए लिखी गई है, दूसरी चीज एक्सेलरेशन के लिए, और तीसरी चीज इनर्शिया या काइनेटिक एनर्जी आप कह दीजिए कि वर्क प्रोड्यूसेस kinetic energy in a body, work produces acceleration in a body, and work produces potential energy। अगर ये तीनों पॉइंट्स आप सेपरेटली लिख देते हैं, क्योंकि अगेंस्ट ग्रेविटी एंड स्प्रिंग एक्सटेंशन, स्प्रिंग टेंशन, जिसका मतलब क्या है? स्प्रिंग के अंदर भी कौन सी पोटेंशियल एनर्जी, इलास्टिक पोटेंशियल स्टोर होती है। तो वो तीनों पॉइंट जो है वो इन्होंने यहाँ पे मेंशन किए हुए। अब आप इसको रीड कर लीजिएगा, ये मैं जब शो करूंगा आपको दिखाऊंगा। इसमें इन्होंने वो इनर्शियल कैपेबिलिटी लिखी नहीं है और इन्होंने ऊपर एक्सप्लेन भी नहीं किया है, लेकिन इनर्शियल कैपेबिलिटी के रिलेटिवली हम इसको आगे लेके चलते हैं। ठीक है भाई, यहां तक बात समझ में आई होगी। अब अगला देखें, अगले में ये कह रहा है, अच्छा अब आप दो तीन चीजें आप जहन में रखिएगा कि अगर मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है ये, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट जो है इसकी इनिशियल वेलोसिटी है 5। अब इसके ऊपर मैंने वर्क किया और इसकी वेलोसिटी बढ़ के, स्पीड बढ़ के 20 हो गई, 20 मीटर पर सेकेंड। पहले स्पीड कितनी थी? 5, अब बढ़ के कितनी हो गई? 20। बताइए आपका वर्क डन जो है दैट इज सेड टू बी अ पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव का मतलब क्या है? इट इंक्रीजेस इट्स वेलोसिटी, इट्स इंक्रीजेस इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो पॉजिटिव वर्क डन क्या कहलाता है? जब काइनेटिक एनर्जी या एनर्जी क्या हो रही हो? इंक्रीज हो रही। और मुझे कैसे पता लगेगा एनर्जी इंक्रीज हो रही है? क्योंकि यहाँ पे काइनेटिक कम थी, यहाँ पे काइनेटिक क्या हो गई? बढ़ गई। अब इसी तरीके से एक गाड़ी चल रही है, अगर आपने ब्रेक्स अप्लाई किए हैं गाड़ी पे तो इसकी स्पीड क्या होती जाएगी? अभी स्पीड 10 थी, स्लो डाउन होके आगे चल के कितनी रह गई? 5। अब जो ब्रेक्स ने इसके ऊपर एनर्जी अप्लाई की, इस वर्क डन को मैं नेगेटिव कहूंगा, क्योंकि आगे जाके वैल्यू लेस आ रही है काइनेटिक एनर्जी, पीछे काइनेटिक एनर्जी क्या थी? ज्यादा थी। जब आप छोटे में से बड़े को माइनस करेंगे तो यू विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू। तो अगर आपके पास इनिशियल में एनर्जी ज्यादा और फाइनल में जाके एनर्जी कम हो जाती है, तो उस वर्क डन को मैं कौन सा वर्क डन कहूंगा? नेगेटिव वर्क डन। तीसरा, कार मूविंग विद फॉरवर्ड डायरेक्शन सडनली स्टॉप। अच्छा ये दो होगा। अच्छा अगर आपके पास वर्क डन जीरो, तो वर्क डन जीरो कब होगा? जब योर अप्लाइड फोर्स इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू योर डिस्प्लेसमेंट। फोर्स ऊपर लग रही है और डिस्प्लेसमेंट कहाँ है? नीचे की तरफ है, या वेट नीचे एक्ट कर रहा है और आप डिस्प्लेसमेंट फॉरवर्ड कवर कर रहे हैं, तो ऐसी सूरत में वर्क डन क्या होगा? जीरो। अब यहाँ पे देख लें, अब ये कह रहे हैं आपने बताना है कि वर्क डन पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा और जीरो कब, किन किन केस। तो पैराशूट ओपन से पैराशूट, पैराशूटर्स जो है पैराशूट को ओपन, मतलब जब पैराशूट ओपन करेंगे तो आपकी स्पीड या वेलोसिटी ग्रेजुअली क्या होती जाएगी? रिड्यूस होती जाएगी, कम हो जाएगी। ठीक है,
जब वेलोसिटी रिड्यूस हुई है तो इसका मतलब क्या है कि काइनेटिक एनर्जी भी क्या हुई होगी, कम हुई होगी। जब काइनेटिक एनर्जी कम हुई है तो आपका वर्क डन यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो यू शुड राइट हियर नेगेटिव वर्क। A person carries a luggage in forward direction while the weight of the luggage is, अब बताइए लगेज लेके वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है डिस्प्लेसमेंट, जबकि वेट कनेक्ट कर रहा है डाउनवर्ड, सो 90 डिग्री एंगल आ गया। तो इसका मतलब क्या, योर वर्क डन शुड बी जीरो है। तीसरा क्या, अ कार मूविंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन सडनली gets on the floor and in the same direction, the skid on the floor in the same direction, the work done by the forward force। अब ये बताइए, यानी कि वो सामने स्किड कर रही है। जब जब पहले गाड़ी अपनी नॉर्मल स्ट्रेट के ऊपर जा रही थी, इसके ऊपर नॉर्मल फोर्स लग रही थी, लेकिन रेजिस्टेंस फोर्स थी टायर्स के दरमियान में। लेकिन जैसे ही वेट फ्लोर पे आई तो ये स्किड कर गई, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिड्यूस हो गई है ऑपोजिट। तो इसका मतलब क्या, जब ये स्किड करेगी तो अपनी स्पीड को क्या कर देगी, वेलोसिटी को बढ़ा लेगी। वेलोसिटी बढ़ने का मतलब क्या है कि यहाँ पे वर्क डन जो होगा वो पॉजिटिव। ठीक है भाई, तो ये आप देख लीजिएगा नेगेटिव। भाई आपकी गाड़ी जो है वो एक सर्टेन स्पीड से चल रही है, तो एक सर्टेन फ्रिक्शन है किसके दरमियान, रोड और टायर के दरमियान। अब वो फ्रिक्शन सपोज 10 न्यूटन फ्रिक्शन है, जो तुम्हारे पास फोर्स अप्लाई हो रही थी वो हो रही थी 50 न्यूटन। तो जब इंजन की फोर्स 50 में से 10 को माइनस करोगे तो टोटल अमाउंट ऑफ फोर्स कितनी लग रही है, 40। अगर फर्श जो है आपके पास सरफेस वेट हो गई है, तो वेट होने से ये रेजिस्टिव फोर्स एलिमिनेट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या है कि अब तुम्हारी पूरी की पूरी 50 न्यूटन फोर्स जो है वो ऑब्जेक्ट, जब गाड़ी स्किड करती है ना, तो इसका मतलब क्या है, फ्रिक्शन खत्म हो गई तो आपकी काबू से बाहर होती है। इसका मतलब क्या है, स्पीड बहुत बढ़ जाती है, नहीं समझे। जब स्पीड बढ़ गई तो इसका मतलब क्या हुआ कि फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज्यादा है और इनिशियल क्या थी, कम थी। तो ऐसे केस में वर्क डन यहाँ पे ज्यादा हो गई ना, स्किड करने के बाद वेलोसिटी बढ़ गई। जब वेलोसिटी बढ़ी तो वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव। पैराशूट खोलने के बाद वेलोसिटी क्या हुई थी, कम हुई थी। जब वेलोसिटी कम हुई तो वर्क डन क्या हुआ, नेगेटिव। जबकि परपेंडिकुलर केस के अंदर तो है ही नहीं। सही, आगे चले। हाँ बोलिए बोलिए। दो केसेस, नहीं काइनेटिक की, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बात की जा रही है काइनेटिक की। लेकिन यही यही केस हम पोटेंशियल के लिए इंडिविजुअली भी अप्लाई कर सकते हैं। अब बस देखें ना, एक ऑब्जेक्ट जो है वो सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर है। अब अगर ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है तो हम कहते हैं वर्क डन नेगेटिव होता है, ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर हो जाएगा एज अ पोटेंशियल एनर्जी। जब मैं ऊपर लेके जाता हूं तो बताइए, जैसे जैसे हम सरफेस से ऊपर की तरफ जाते हैं, एनर्जी का वर्क डन नेगेटिव होता है, याद करें आपने पढ़ा था। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आ रहे होते थे तो जो एब्सोल्यूट पोटेंशियल हमने पढ़ी थी, वो आउट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ हम जीरो लेते थे, याद है। यानी कि आउट ऑफ द बैरियर ऑफ द अर्थ हम जीरो लेते थे पोटेंशियल, और नीचे आते थे तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल बढ़ती जाती थी, सरफेस पे मैक्सिमम होती थी। याद है कि नहीं, ये इसका बैरियर था अर्थ का, ये अर्थ है। ये वाला पॉइंट ए के ऊपर इसकी एनर्जी क्या है, जीरो है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। ऐसा ही था। जब मैं इधर लाऊंगा तो यहां से पोटेंशियल 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहां पे हो गई 100। तो इसका मतलब क्या है, अगर तुम सरफेस पे खड़े हो तो तुम्हारी पोटेंशियल क्या है, 100 है। अब अगर तुम यहां से लेके एक सर्टेन हाइट यहां पे पहुंचते हो और ये 100 से लेके तुम 80 पे पहुंच गए, तो जब तुम 100 से 80 पे जाओगे तो 80 माइनस 100 करोगे ना, नहीं समझ में आ रही बात। तो आंसर क्या आएगा, -20। तो ये जो -20 जूल्स आएगा ये नेगेटिव आ रहा है। इसका मतलब क्या, इफ यू आर मूविंग अप तो योर वर्क डन शुड बी नेगेटिव, इफ यू आर मूविंग डाउन तो योर वर्क डन शुड बी अ पॉजिटिव वन। ठीक है भाई, ये लेक्चर से रिलेटेड टोटल की बात नहीं हो रही है, या तो अकेला काइनेटिक या अकेला वो पोटेंशियल बात करेंगे। अब देखो, एक एलिवेटर है, मोटर लिफ्ट्स द मास ऑफ 85 किलोग्राम, मास कितना दिया गया, 85 किलोग्राम। फ्लोर ऑन अ बिल्डिंग 15 मीटर, यहां से आप इसको उठा रहे हैं और कितने, 15 मीटर के डिस्टेंस के ऊपर आप ऊपर ले जा रहे हैं, यहां तक पहुंच गए। ठीक है, 85 किलोग्राम का मास है। विद कांस्टेंट, इसकी स्पीड क्या रही है, कांस्टेंट रही है, 12 सेकेंड्स तक ये चला है। टाइम कितना आया, आपको कैलकुलेट क्या करना है, पावर। पावर का फॉर्मूला P इज इक्वल टू W अपॉन T तो होता ही है, लेकिन पावर का याद करें, मैंने एक फॉर्मूला और भी बताया था, पावर P इज इक्वल टू F इंटू वी भी होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। फोर्स और वेलोसिटी का प्रोडक्ट जो होता है वो आपको क्या देता है, डॉट प्रोडक्ट, वो आपको क्या देता है, पावर। तो बताइए फोर्स क्या होगा, इसका वेट होगा W।
तो बताइए इसका वेट अगर मैं निकालता हूं तो 850 किलोग्राम का वेट जो होगा वो कितना होगा, 85 किलोग्राम का 850 आएगा। और मल्टीप्लाई बाय, अब मुझे वेलोसिटी चाहिए, बताओ मुझे डिस्टेंस पता है, मुझे टाइम पता है, तो मैं वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। वेलोसिटी किसके बराबर होगी, 15 डिवाइडेड बाय 12। नहीं समझे, 15 डिवाइडेड बाय 12 ये वेलोसिटी आ जाएगी। 15 डिस्टेंस हो गया एस, और 12 क्या हो गया, टाइम एस अपॉन टी, वी होता है ना। तो अब आप ये बताइए कि 850 को क्या क्या दे रहा है, 850 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल्स टू ये, और डिवाइडेड बाय 12, तो बेटा ये आंसर आ जाएगा 1062, 1062.5 पावर है, तो ये वॉट लिखेंगे हम इसको। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आएगा, आंसर आएगा। देखिए इन्होंने आंसर दिया है 41.25, ये क्यों दे दिया भाई, अच्छा हाँ यहाँ पे 9.8 लिखा है, हमने 10 कर दिया यहाँ। तो जब 9.8 करके जी की वैल्यू अगर 9.8 रख रहे हैं तो उसके रिलेटिवली सेम आंसर आ जाएगा। ठीक है भाई, यानी कि मैंने जो वैल्यू निकाली है ना यहाँ पर, वो ऐसे होगा कि 85 मल्टीप्लाई बाय 9.8 रखूंगा, मैंने 10 रख दिया, 9.8, और ये मेरे पास आंसर आया। और फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा इसको 15 से, और डिवाइड करूंगा किस चीज से, 12 से, तो अब यहाँ पे आंसर आना चाहिए, हाँ 141.2। ठीक है, ये आ गया आंसर। अच्छा भाई, अगला देखें, थ्री सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। अब आप जानते हैं कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, तो सोर्स ऑफ नॉन कन्वेंशनल क्या हो सकते हैं, सोलर एनर्जी, जियोथर्मल, बायोमास, ये दी हुई है रट्टे वाली चीजें भाई, ये तो आप डायरेक्टली देख लेना। अब देखें, वर्क डन इन अर्थ ग्रेविटेशनल फील्ड में वर्क डन इंडिपेंडेंट होता है किस चीज से, जो कि क्या है, कंजर्वेटिव फील्ड कहलाती थी, याद करेंगे मैंने पढ़ाया था। यानी कि आप चाहे किसी भी रीजन में पॉइंट ए से आपको बी सी तक जाना है, ये बी हो गया और ये हो गया डी। अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को पहले ए से बी पे लेके आए और फिर सी पे लेके आए, पहले ए से डी पे लाएं और फिर सी पे लाएं, और फिर इसको ऐसे किसी ऑर्बिटरी पाथ से भी लेके आए, इन तीनों का वर्क डन, ए से सी का वर्क डन, ए से बी और बी से सी का वर्क डन, या ए से डी और डी से सी का वर्क डन, तीनों वर्क डन जो है वो आपस में क्या आएंगे, सेम आएंगे। सेम आने का मतलब क्या है कि वर्क डन जो है वो इंडिपेंडेंट ऑफ पाथ होता है। तो ये मेरे ख्याल में बुक की डेरिवेशन है, अब मैं वो डेरिवेशन पूरी यहाँ पे नहीं, देखें अगर आप यहाँ पे देखें तो इसने कहा हुआ है ये, देखें वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड इज इंडिपेंडेंट होता है, इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेटिव फील्ड कहते हैं अगर इंडिपेंडेंट हो। अब देखिए इन्होंने तीन, एक पॉइंट ए लिया है, एक बी लिया है, एक सी लिया है, एक डी लिया है। तो लेट वर्क डन फ्रॉम ए टू सी पहले ले रहा है, ए से सी की तरफ। तो देखिए ये छोटे छोटे पैचेस हैं, तो इसको छोटे छोटे पैचेस में हम इन्होंने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया, ऐसे ऐसे छोटे छोटे हाइट्स पैचेस बना दिए ऐसे करके। ठीक है, कई एक पैचेस बना लिए। तो अब आप ये बताइए कि इन पैचेस के अंदर अगर आप देखेंगे तो आपके पास वर्क डन जो आएगा वो एफ इंटू डी आएगा, और जो डी एफ जो होगा वो एम जी के बराबर होगा, क्योंकि वेट डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है। जब मैं इसको उठा के लेके जाऊंगा तो मैं जो इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूँ वो फोर्स किसके बराबर होगी, इसके वेट के बराबर होगी, डब्ल्यू। तो वर्क डन जो होगा वो एफ इंटू डी के बराबर होता है। तो एफ जो है वो एम जी के बराबर हुआ, यानी कि वेट मल्टीप्लाई बाय डी क्या है, यहां से लेके यहां तक के जब मैं लेके जाऊंगा तो ये पूरी हाइट एच जो है वो इसके बराबर आएगा। तो आपके पास आंसर आ जाएगा पहले एम जी एच, दूसरे भी कैलकुलेट करेंगे तो दोनों के साथ, तीनों के साथ आंसर एम जी एच आएगा। ये बुक में डेरिवेशन दी है, इसमें से देखिएगा आप लोग। ठीक है, तो इसको बस यहीं तक रखते हैं। जो चैप्टर नंबर 3 था उसके लिए तकरीबन हम रात में कोशिश करूंगा मैं वक्त निकालने का, अभी तक मेरे पास इतना ही टाइम था। थर्ड वाले के लिए अगर हो सका तो रात में वक्त निकाल लेंगे, वरना इसको यहीं तक रखते हैं। ये फाइल मैं आपके पास शेयर कर दूंगा, और वीडियो शेयर करना अभी थोड़ा मेरे लिए मुश्किल होगा, बल्कि मैं अभी लगा देता हूँ, जितनी भी शेयर हो जाती है वो देख लेते हैं। कोई क्वेश्चन हो तो कर लीजिए जल्दी से। मैंने, अच्छा हाँ, सीआरक्यूज डायरेक्ट भेज दूँ अनसॉल्व, मैं शेयर करा देता हूँ, मैं शेयर कर, नहीं नहीं मैं शेयर करा देता हूँ, मैं शेयर करा देता हूँ। तो वो जो बल्कि वो जो बच्चा था जिसने मुझे शेयर कराया था वो ग्रुप के अंदर शेयर करा देना यार। मैं ये सॉल्व वाले तुमको भेज देता हूँ अभी, ये वो चौथा वाला उससे कहना होगा। ठीक है, कोई क्वेश्चन तो नहीं है भाई? चलो चलो मेरे बेटे, मैं इसको यहीं पे करते हैं।